सुनील सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। वैसे सुनील सर को पहले हमारे चैनल पे आना था, लेकिन थोड़ी सी कुछ टेक्निकल शायद इशू हुआ। सुनील सर, कैसे देख रहे हैं ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हाइक हुआ है उसको? अनुज, ऑब्वियसली कोई भी टैक्स रेट बढ़ता है तो वो प्लेजेंट नहीं होता है और थोड़ा नेगेटिव ही होता है। और इस बार किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ भी ट्वीकिंग होगा कैपिटल गेन्स टैक्स में। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो भी छोटा मोटा टैक्स बढ़ाया है वो मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स नेगेटिवली ले रहे हैं। 100% ये नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाथ ब्रेकिंग नेगेटिव है। आई थिंक मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट होगा, दे विल टेक दिस इन देयर स्ट्राइड, बट इमीडिएटली थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव तो जरूर रहेगी। खैर, मार्केट में रिकवरी बहुत शानदार आई है। मिड कैप इंडेक्स 1500 पॉइंट रिकवर कर गया, 2000 पॉइंट डाउन वाला इंडेक्स। तो सुनील जी, आप क्या कहेंगे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं? आपके पीएमएस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। क्या रिस्क है इस साल फिर कि इक्विटी मार्केट से उतना रिटर्न जनरेट नहीं होगा जितना पिछले 1 या पिछले 2 साल में हुआ है? वो तो 100% है। जो तो हम 6 महीने से बोल ही रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल गोल्डन पीरियड था। आई थिंक अगले 3-4 साल में रिटर्न बनेंगे, मिड टीन काइंड ऑफ रिटर्न्स बनेंगे, बट लास्ट 3-4 साल में जो 30-40-50% कैगर रिटर्न बने हैं वो तो डेफिनेटली नहीं लगता है, बिकॉज स्टॉक्स इतने सस्ते नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट 14-15% की ग्रोथ दिखाएगा तो उतने ही रिटर्न्स हम आगे देख सकते हैं। और अगर उतने रिटर्न्स पे आप लॉन्ग टर्म गेन का इम्पैक्ट देखेंगे तो 30-40 बेसिस पॉइंट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट हैबिट में कुछ फर्क पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, कोई भी टैक्स बढ़ता है तो दुख तो होता ही है। अगला सवाल मैं आप चारों से एक एक करके पूछूंगा। सुनील सर, सबसे पहले आपसे। ये तो खैर कैपिटल गेन्स टैक्स की इतनी बात इसलिए कर रहे हो कि सबसे बड़ी हाईलाइट ही ये थी। इसके अलावा बजट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या व्यू है मार्केट को लेकर? एक्चुअली इट इज बिजनेस एज यूजुअल। सब कुछ एक्सपेक्टेड था। आई थिंक 11,11,000 करोड़ का जो केपेक्स का जो पहले रखा था वो रखा ही अभी भी उसी वैल्यू पे रखा गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन पे अच्छा एक पॉजिटिवनेस आया है। 4.9% फिस्कल डेफिसिट FY25 में उसका अनुमान है, जो पहले से कम है। और 4.5% का अगले साल का भी जो डायरेक्शन है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है। काफी एम्फोसिस रहा है ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो 1-2-3 साल से एक बोलते ना, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया है। तो पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे रहा है। छोटा सा एक टैक्स का आई वुड से रिलीफ मिडिल क्लास को मिला है, लेकिन काफी छोटा है। 17,500 इज टू स्मॉल। तो आई थिंक इट इज बिजनेस एज यूजुअल। आई वुड नॉट से कुछ नेगेटिव अदर देन कैपिटल गेन्स अभी दिखता नहीं है। फाइन प्रिंट हमको देखनी है। पॉजिटिवनेस में द फोकस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और फोकस ऑन लॉट ऑफ सेक्टर्स जहां पे हमें जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME, हाउसिंग, आई थिंक, और एनर्जी सिक्योरिटी। दैट वाज द पॉजिटिव्स। ओके। अच्छा, ये देखते हैं एक बार कि ये कहाँ, मतलब प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होगा या नहीं, ये थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा। नीलेश भाई, आपके लिए बजट में क्या मेन हाईलाइट रही अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस? वो तो हम बात कर ही रहे हैं। अनुज भाई, सबसे बड़ी हाईलाइट है फिस्कल प्रूडेंस की। जब हमने FY24 का बजट प्रेजेंट किया था तब फिस्कल डेफिसिट टारगेट था 5.8%। इस बार के बजट में 4.9%। 0.9% ऑफ GDP के फिस्कल कंसोलिडेशन हुई है। और अगले साल का रोड मैप 4.5% का दिया है। और उसके बाद ये कमिटमेंट है कि हम डेट टू GDP रेशो को बढ़ने नहीं देंगे। मेरे हिसाब से अगर यही ग्रोथ चलती रही तो हम प्राइमरी डेफिसिट से प्राइमरी सरप्लस की तरफ पहुंच जाएंगे, जो आज दुनिया की टॉप 15 या 20 इकोनॉमी में शायद ही कोई कर रहा है। तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है, साथ साथ निवेश के ऊपर फोकस किया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया है, तो ये बजट विकसित भारत की तरफ देश को आगे लेके जा रहा है। विकसित भारत की तरफ देश को लेके जा रहा है। सुनील सर, एक आखिरी सवाल आपसे। मुझे पता आपको इसके बाद कहीं और भी जाना है। यहाँ से अब आपकी क्या मेजर थीम्स होंगी? कहाँ पर आप अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करेंगे?
तो अनुज थीम्स चेंज नहीं हुई है, आई थिंक थीम्स कंटिन्यू। जैसा मैंने कहा बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के थीम्स या इन्वेस्टमेंट का व्यू चेंज करना हो। एक अच्छा एक इवेंट रास्ते से बाहर निकल गया है। आई थिंक फाइन प्रिंट्स हमें देखनी है, बट कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थीम्स। हो सकता है कि ये जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हुआ है उसमें जो स्टॉक्स और जो सेक्टर्स हमें अच्छे लगते थे लेकिन काफी महंगे थे, वो करेक्शन में मिल जाएं। तो आई थिंक फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस ऑन इंफ्रा, फिस्कल प्रूडेंस, बैंकिंग शुड डू वेल, क्योंकि एक 10 ईयर का जो यील्ड है वो एक लेवल पे आके स्टेबल हो गया है। आई थिंक थीम्स सेम ही रहेगी, कुछ जो पहले थी वही थीम्स रहेगी। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्विक टेक के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम दुग्गड़ भी वापस आ गए हैं हमारे साथ, हमारी जो बजट ग्रैंड जूरी का हिस्सा हैं, और स्टूडियो में राहुल और प्रकाश भी हैं। गौतम, कैसे देख रहे हैं आप? ओवरऑल मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी भी आ गई। आप क्या कह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को अब? अनुज, ये जो टैक्स के चेंजेस आए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, ये ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड थे, तो थोड़ा सा उस हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट है, बट दैट्स द ओनली नेगेटिव इन दिस बजट। बाकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप है 4.9 जो उन्होंने किया है इंस्टेड ऑफ 5.1, और आगे की भी जो दिशा दर्शाई है 4.5 की FY26 की, आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव है फ्रॉम अ फिस्कल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, कैपेक्स पे जो फोकस है और कई सारे स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ब्रॉडली वो जो एलोकेशन था 11,11,000 करोड़ का, वो उन्होंने मेंटेन किया है। तीसरा, जो उम्मीद थी कि कंजम्पशन को एक कुछ बढ़ावा मिलेगा, हालांकि अभी फाइन प्रिंट देखे नहीं हमने स्कीम वाइज एलोकेशन, बट ऐसे अनाउंसमेंट से कुछ लगता नहीं है कि कुछ बड़ा उन्होंने फ्रीबीज या गिव अवेज कुछ दिए हैं, तो वो एक थोड़ा सा माइनर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वहाँ पे एलोकेशन बड़े नहीं है तो। हालांकि अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट्स, फाइन प्रिंट, स्कीम वाइज एलोकेशन हमने नहीं देखे है, बट अनाउंसमेंट में अभी वो कुछ था नहीं। तीसरा, गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहा है, जो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी घटाई है, तो वो ऑब्वियसली ज्वेलरी सेक्टर पे हमारा बहुत सालों से पॉजिटिव नजरिया रहा है, थोड़ा सा उसके लिए एक शॉर्ट टर्म में एक कैटलिस्ट ये बन सकता है। बट हाँ, जो टैक्सेशन के चेंजेस है इक्विटीज में, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, और आई थिंक ये एक जरिया बन सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट करेक्शन के लिए। थोड़ा बहुत जो कूल ऑफ नेसेसरी था वो शायद इस वजह से हो सकता है। ओके, शरद कोहली जी, मैं सोच रहा शरद जी, हम लोग इतनी बातें कर रही है, ये सब चीज़ें बढ़ गई, अच्छा भी कुछ हुआ है क्या? हमने सुना 17 करोड़ हजार रुपए बचेंगे हमारे इनकम टैक्स में, ऐसा कुछ? जी हाँ, अगर आप न्यू रजीम में हैं तो 17,500 रुपये आपके बचते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो टैक्स स्लैब्स को रीअलाइन किया गया है उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि रेट्स को चेंज नहीं किया गया है, और 15 लाख से ऊपर तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे का वैसा रखा गया है। मैं एक छोटा सा कमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी कि मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो एक चीज़ जिसका आप जिक्र करना मेरे ख्याल भूल गए अभी तक, वो था सेक्शन 112। आपको याद होगा कल आवाज़ अड्डा में हम इसका जिक्र कर रहे थे, आपने जिसके बदले में ये कहा था कि मार्केट करेक्शन में चली गई तो फिर क्या होगा। 1 लाख रुपए की तो जो मिलती है उसको अब 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमें नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है वो कुछ हद तक यहाँ ऑफसेट हो जाता है। मैंने एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी कि 5 लाख रुपए किसी का मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर अभी तक 40,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, 1 लाख रुपये 112 का कम करके। अब ये 1,25,000 जो हुआ है 112 और 12.5% हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो अब मेरे हिसाब से 46,875 46,875 रुपये लगते हैं। तो करीब करीब 5 लाख पे 6,875 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स अब जाता है। मैंने एक एनवलप बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी है। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अभी तक जो कि बढ़ा दिया गया है, उस पर जो ट्रेडर्स हैं, जो F&O, देखिए जब इनकम होती है शेयर ट्रेडिंग से, तो अगर आप ट्रेडर कैटेगरी में हैं तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कैटेगरी में जाते हैं।